हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। ये चल रही है आपकी क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस की सीरीज और आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो फूड हमारे कंज्यूमर्स क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, जैसे हम। फिर हमारी बॉडी उस फूड को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद अगर हम हमारा ही एग्जाम्पल ले तो हमारी बॉडी के अंदर हमने विलाई के बारे में पढ़ा था। वो विलाई हमारे फूड को एब्जॉर्ब करके किस तक पहुंचा देती है, सेल्स तक पहुंचा देती है। अब ये सेल्स क्या करेंगी, जो भी फूड हमारे पास आया है उस फूड को ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। अब एनर्जी क्यों चाहिए, हमें पता है टू परफॉर्म द लाइफ फंक्शंस, इसलिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ या आप लोग समझ रहे हो, एवरी प्रोसेस नीड्स एनर्जी। तो हमारी सेल्स के पास जैसे ही फूड आएगा वो उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से क्या रिलीज करवा लेगी, एनर्जी रिलीज करवा लेगी। अब यही जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है, जो हमने फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जो ये रेस्पिरेशन है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब इसमें केमिकल्स की ब्रेकिंग हो रही होगी। पर क्या हमारी बॉडी में केमिकल्स ऐसे ही ब्रेक हो जाते हैं? नहीं, कोई ना कोई तो गैस वहां पर वर्क कर रही होगी। जैसे खाना बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन भी एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब फिजियो का मतलब क्या होता है कि जहां पर सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है या फिर वहां पर मूवमेंट ऑफ गैसेज हो रही है, तो दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो वहीं से हमें पता चला कि रेस्पिरेशन के अंदर एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में भी यही पढ़ा था कि वहां पर हमने बोला था गैसियस एक्सचेंज, कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और CO2 क्या कर रहे हैं, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स के केसेस में। पर ऐसे ही यहाँ रेस्पिरेशन में केमिकल प्रोसेस भी है। केमिकल प्रोसेस का मतलब यहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? It is a process that provide energy to run the metabolic reactions of the organism. मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या मतलब है? जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को रन करने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा कि इट इज अ हाईली एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस। अब आप एक बार समझो कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो सारी की सारी बेटा एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। अब इसका क्या मीनिंग है? मान लो ए को हमें कन्वर्ट करना है बी के अंदर, और इस कन्वर्जन में नॉर्मली हमारे कितना टाइम लगता है? इट टुक अराउंड 1 आवर। इट टुक अराउंड 1 आवर। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट की, तो यही वर्क जो है वो हमारा कितनी देर में कंप्लीट हो गया? इट कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। इतना स्पीड अप कर देता है ये मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस को। इसीलिए बोला जाता है कि एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। हर एक रिएक्शन में एक एंजाइम का रोल होता है। ऐसे ही अगर हम डाइजेशन में देखें, कितने सारे एंजाइम्स पढ़े, फोटोसिंथेसिस में भी देखेंगे हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे, हम रुबिस्को या बहुत सारे एंजाइम्स हम हायर क्लासेस के अंदर उसको स्टडी करते दौरान पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन का एक्चुअल और मीनिंग क्या है कि जहां पर हम ऑर्गेनिक मटेरियल को एनर्जी की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनिक मटेरियल को हम ब्रेक डाउन करके वहां से क्या प्रोड्यूस करवा लेते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करवा लेते हैं। इन सम रेस्पिरेशन, इस एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान साथ साथ में एक CO2 गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। इन सम का मतलब जरूरी नहीं है हर रेस्पिरेशन के अंदर CO2 जो गैस है वो क्या हो, रिलीज हो। एक हम आगे जाकर पढ़ेंगे इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, एक वर्ड हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये हमारी दो तरीके से होती है। समटाइम्स ये ऑर्गेनिक मैटर मांगता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, जब भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा। समटाइम्स क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल बिना ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जैसे हमारी अर्थ पर हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस है, कि कोई आपका जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो डेड एंड डिके से ले रहा है, कोई इंगल्फ कर रहा है, होलोजोइक है, कोई पैरासिटिक है। सिमिलरली हर एक ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड है, या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेक डाउन कर रहा है या वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड की ब्रेक डाउन कर रहा है। तो जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे हम रेस्पिरेशन की देखते हैं, और बोला जाता है कि रेस्पिरेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब कोई यहाँ पर डोनेट कर रहा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो फूड की ब्रेकडाउन, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक करूं तो साथ क्या रिलीज हुई, CO2, सम वाटर एंड ऑल्सो जिसके लिए हमने ब्रेक डाउन किया, दैट इज एनर्जी। अब CO2 जो है, CO2 में अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल्स है, मीनिंग व्हाट विल हैपन, ये जो ग्लूकोज थी, इस ग्लूकोज के जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो चले गए ऑक्सीजन के पास। जैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन के पास अपने हाइड्रोजन एटम्स को भेज दिया, तो ये क्या हो गए भाई, फ्री हो गए। और जो भी इलेक्ट्रॉन से फ्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जिसके पास एटम्स आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। नॉर्मली मैं आपको समझा देती हूँ, तो अगर हम टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहे हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन गया है, ये सब कुछ नहीं,
नॉर्मली हमने समझा था लास्ट क्लास में भी, आप वो भी वीडियो देख सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो क्या हो जाएगा, अंडरगो रिडक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये एनर्जी क्या है, इट इज एटीपी। व्हाट इज दिस एटीपी? पहले आप इसकी फुल फॉर्म समझो, इट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं कहूं एक एडिनोसाइन एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, मान लो इस तरह का एक केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम ये समझे कि हमारी एक कैंडल है, उस कैंडल की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं कि उसकी ये जो फ्लेम है इसके अंदर एनर्जी होती है, या यही एनर्जी है कैंडल की। ऐसे अगर हम बोले कि हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो किस मॉलिक्यूल में रहती है, इट इज प्रेजेंट इन एटीपी, दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इस पूरी एटीपी को समझने के लिए कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। लेट करो ए और बी मॉलिक्यूल से इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जुड़कर सी मॉलिक्यूल बनाना था, पर ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कह रहे हैं कि मुझे बनाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत है, बिना एनर्जी के मैं सी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो वहीं पर क्या हुआ, एटीपी आई। एटी के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही हमने एटीपी में से एक फॉस्फेट को हटाया तो वहां से बहुत सारी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। वही एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने क्या कर ली, कैप्चर कर ली और सी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी में एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है वहां पर एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप हटा तो एडिनोसाइन के पास कितने फॉस्फेट अटैच रह गए, 2 फॉस्फेट, और साथ में एक फॉस्फेट क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होकर वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर देती है। अब यहीं पर जो सी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल ने क्या बोला कि अब मुझे दोबारा से क्या होना है, ब्रेक डाउन होना है। अब इसके फॉर्मेशन में मान लो 30 जूल हमारी एनर्जी यूज हुई थी। लेट करो तो मान लो ये जो 30 जूल एनर्जी है, ये सी मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा इतनी ही एनर्जी ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जनरली होता नहीं है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, अटेन लॉस हो जाती है, वो सब छोड़ो। मान लो 30 जूल एनर्जी इसकी लगी थी इसको बनाने में, और जब ये टूट रहा है ए और बी में 30 जूल एनर्जी इसको रिलीज करनी है। अब इतनी ही एनर्जी जो है यहाँ पर प्रेजेंट, जो ये एडीपी मॉलिक्यूल था, एडीपी का मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसके आसपास बहुत सारी फॉस्फेट भी पड़ी होती है। तो जो एनर्जी पहले इसी मॉलिक्यूल ने इसको प्रोवाइड करी थी, वही एनर्जी अब ये वापस लेने आ जाएगा और फिर से हमारा एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चलता है हमारी बॉडी के अंदर। जब एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी ब्रेक डाउन होकर वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज करते हैं तो वहां पर पहुंचकर और अपनी फॉर्मेशन क्या करवा लेता है, कंडक्ट करवा लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जब भी एटीपी की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो रही है, अब एटीपी की फॉर्मेशन के दौरान हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है, तो फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। एटीपी ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं कि जब एटीपी ब्रेक हो रही है, ब्रेकिंग का मतलब डी हटा रहे हैं हम एटीपी से, हटा रहे हैं ना हम एटीपी में से फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी फॉस्फोराइलेशन। तो इसी को एनसीईआरटी में देखो क्या बोला है कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। Next, the energy released during the process of respiration is used to make the ATP molecule from ADP. अब यही रिएक्शन मतलब हम ग्लूकोज को दोबारा से ब्रेक डाउन कर देंगे किसके अंदर, CO2 एंड वाटर के अंदर। अब यही जो प्रोसेस है इसी को हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन बोला। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जो ये रेस्पिरेशन है तो इस रेस्पिरेशन में क्या आया था, मॉलिक्यूल एडीपी आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ये मॉलिक्यूल आएगा और फिर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से ही प्रेजेंट होती है। तो एटीपी के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी रिलीज कहां से हुई है, ग्लूकोज के द्वारा की गई है, और ये इसके अंदर जुड़कर हमारा एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है सेल के अंदर, वो हमेशा यूज करती है एटीपी को। हमने यही पढ़ा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एटीपी यूज होती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी होगा। और व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, टर्मिनल का मतलब कि एनर्जी चाहिए, ठीक है ब्रेक डाउन हो जाओ, ये कह रहा है और एनर्जी चाहिए, चलो एक और ब्रेक डाउन हो जाओ। तो इस तरह से ब्रेकिंग डाउन कर करके ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन भी है, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप डिटैच होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहां पर और क्या बोला,
थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट यूजेस। एक बैटरी आप रिमोट में भी यूज कर सकते हो, एक बैटरी आप वॉच में भी यूज कर सकते हो, एक बैटरी आप जो घर में घड़ी लगी होती है उसमें भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने बोला जैसे एक बैटरी के मल्टीपल रोल्स होते हैं, उसी तरह एक एटीपी मॉलिक्यूल भी हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल रोल प्ले करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर ये अपना योगदान दे रहा है। यही बोला इन्होंने कि यूज्ड ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर जगह हम बैटरी का यूज करते हैं। सिमिलरली एटीपी इज आल्सो यूज्ड इन द सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ भी काम करना है तो हमारी बॉडी एटीपी का यूज करती है। ओके, तो आई थिंक यहां से आपको एटीपी क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन में। अब आपको पता चला कि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दो टाइप्स की हो जाती है। एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड है और एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती दैट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। दिस रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है, मान लो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होएगा। कंप्लीट का मतलब 6 ग्लूकोज या बोल सकते हो 6 कार्बन के जो एटम है वो जुड़कर एक ग्लूकोज बना रहे थे। तो ये सारे के सारे जब कार्बन एटम अलग हो जाएंगे तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर इसमें से एक भी ऐसा मॉलिक्यूल रह जाएगा जिसके अंदर सारे कार्बन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, मान लो ये स्ट्रक्चर बन गई, तो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। अब अगर किसी को फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप याद हो, उस फोटोसिंथेसिस के स्टेप में जो थर्ड स्टेप था जिसके अंदर हम बोलते थे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। अब इसी को ही आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब भी हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर मेंशन होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब ग्लूकोज पूरी की पूरी ब्रेकडाउन हो जाए इन CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दोज आर कॉल्ड एरोब्स, दोज आर कॉल्ड एरोब्स। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो कहां रही है पहले हम जानते हैं। अब इतना तो हमें पता है कि सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो हम बाद में करेंगे। तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, ये तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब जो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 जगह पर कंप्लीट होती है। इसका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, ये जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो स्टेप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो यहीं से हमें पता चला कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर हम ग्लूकोज को एक कंप्लीट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, वो जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होगा जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और सेकंड स्टेप कंडक्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को हम देखते हैं। पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इसी से पता चल रहा है कि हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सेकंड स्टेप भी इन्वॉल्व है। अब ये ब्रेकडाउन क्या होता है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि 6 कार्बन के एटम एक दूसरे से अटैच है। अब ये प्रोसेस कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो 6 कार्बन के एटम है, जब ये 6 कार्बन के एटम को हम बीच में से ब्रेक कर दे, जैसे हमने बीच में से ब्रेक किया तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनी। दिखने में सिमिलर लग रहा है, 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन यहाँ पर है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर बनती है, पर कितनी अमाउंट में बनती है, 2 की अमाउंट में बनती है। और ऐसी स्ट्रक्चर जो 3 कार्बन की है, जो ग्लूकोज से ब्रेक होकर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड बोलते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है कितना बनता है ग्लूकोज से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन को जब हम 3-3 कार्बन में डिवाइड करेंगे तो बेसिक मैथ्स है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। जब ये पायरुविक एसिड बन रहा था तो साथ साथ में हमारे पास कितनी एटीपी रिलीज हुई इसकी ब्रेकडाउन में। जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था तो इसने हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या करी, प्रोवाइड करी। तो ग्लूकोज को ब्रेक करना कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। सेकंड पॉइंट याद रखना है, साइटोप्लाज्म में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट जो है, जैसे ही ये पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड घूमता घूमता जाएगा कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास,
और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे इसने पायरुविक एसिड को एब्जॉर्ब किया, ये कौन सी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा? सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज क्रेब्स साइकिल। दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, बिल्कुल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। कहां से? साइटोप्लाज्म से। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो अब यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड्स के अंदर कि कौन सी प्लेस है जहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। तो जो पायरुविक एसिड था 3,3 कार्बन का जो ये हमारा एसिड है, ये अब ब्रेक हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म्स में। तो यहाँ पर CO2 प्लस वाटर, जब हमारा ये पायरुविक एसिड ब्रेक हुआ तो CO2 वाटर के साथ क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अब जो ये एनर्जी की अमाउंट है, ये जो एनर्जी की अमाउंट है, ये एनर्जी की अमाउंट कितनी होगी? अराउंड 34 टू 36 ATP। मैम ये दो क्यों लिखा हुआ है? 34 भी लिखा हुआ है, 36 भी लिखा हुआ है। तो दिस कंसेप्ट यू विल रीड इन योर हायर क्लासेस। बहुत ज्यादा डीप में है ये कॉन्सेप्ट कि जब माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड को एक्सेप्ट कर रहा होता है तो समटाइम्स क्या होता है, ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यूज कर लेता है। कह रहा है कि तुमने जितनी एनर्जी बनाई है ना, उसमें से थोड़ी एनर्जी मुझे दे दो ताकि मैं इस पायरुविक एसिड को एक्सेप्ट करूं। तो उस केस में वहां पर जो ATP की प्रोडक्शन होती है वो घट जाती है, तो वहां पर 34 बनते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी ना मांगे तो उस केस में हमारा जब पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है तो कितनी ATP बनती है? 36 ATP प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम एक ग्लूकोज से देखें, एक ग्लूकोज से फाइनली यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी? एनर्जी डेवलप होएगी। ये एनर्जी टोटल कितनी होगी? 2 ATP हमारी बेटा बनी इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टोटल 34 ATP हमारी बनी इन केस ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो 34 प्लस 2 ATP क्या हो गई? 36 ATP एक्चुअल में जनरेट होती है। और इन सम केसेस 36 बनता है, उसमें भी 2 हम अगर ऐड कर दें तो टोटल हमारी कितनी ATP होगी? 38 ATP हमारे पास बनकर आती है। अब यही वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर दूं, वेट, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2 पायरुविक एसिड। जब यहाँ पर अगर हम बात करें 2 पायरुविक एसिड से पढ़ने से पहले हम एक से देखते हैं। एक पायरुविक एसिड जब ब्रेक डाउन होएगा कंप्लीट CO2 में तो 3 CO2 रिलीज होगी, बिकॉज एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होती है। तो 1, 2 एंड 3। ऐसे ही यहाँ पर अगर 2 पायरुविक एसिड आ जाएंगे तो टोटल यहाँ पर कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना, तभी हम फाइनल रिएक्शन में लिखते हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 CO2 क्या होती है? रिलीज होती है, और इसी को ही हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ये किसमें कंडक्ट होती है? एग्जांपल्स हैं कुछ बैक्टीरियाज के अंदर। अब ये किसमें कंडक्ट होती है? एग्जाम्पल है कुछ बैक्टीरियाज के अंदर। मोस्टली फंजाई करती है, मोस्टली, सारी नहीं, और सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये एरोबिक रिएक्शन कंडक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक का मतलब इट इज अकरिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं होगी। ऐसे या ऐसी सेल्स जो एनर्जी बनाने के लिए जब फूड को ब्रेक करती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं झेल सकती है, कहती है ऑक्सीजन मेरे पास आनी ही नहीं चाहिए। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑल्सो मैंने क्या बोला? सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इट मींस यहाँ पर क्या हुआ है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब जो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ये ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन किया, वो सिर्फ 7% ही एनर्जी बना पाते हैं। लेट करो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने अराउंड हमारी 1000 किलो जूल एनर्जी बनाई, तो यही मॉलिक्यूल अगर हम एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वालों को दे दें तो सिर्फ इसका कितना परसेंट वो बना पाते हैं? ओनली 7% ही वो बना पाते हैं। तो यही बोला, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 7% ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखो, इट इज कंप्लीटेड इन 2 प्रोसेस। ये भी 2 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, पर यहाँ पर दोनों की दोनों प्रोसेस है दैट इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। दिस इज अ फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी 2 प्रोसेसेस है, पर यहाँ दोनों की दोनों कहाँ कंडक्ट हो रही है? साइटोप्लाज्म में कंडक्ट हो रही है। इसीलिए लास्ट जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था तो यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पर स्टार मार्क किया था और बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी ऑर्गेनली है जो क्या करवा सकती है? कंप्लीट रेस्पिरेशन कंडक्ट करवा सकती है। अब यहाँ पर इट मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे जहां पर जो हमारी ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है मैं तो फ्री बैठूंगा यहाँ पर, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा। तो ये जो रेस्पिरेशन है इसमें दोनों प्रोसेसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो पहली जो साइटोप्लाज्म में हो रही है ग्लाइकोलिसिस, पहली प्रोसेस को भी यहाँ पर क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो यहीं से सेकंड क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है कि
which process that is occurring similar in both aerobic and anaerobic respiration. Aerobic और anaerobic respiration में similar process कौन सी है? So that process is your glycolysis. तो यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है कि glycolysis एक ऐसी प्रोसेस है हमारी अर्थ के ऊपर that is occurring in each organism. हर एक ऑर्गेनिज्म में कंडक्ट होती है ये क्या? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन तो हर जगह हो रही है। और ये वाली जो प्रोसेस है इसका हमने रोल देखा कि एरोबिक में भी है और अनएरोबिक में भी है। सेकंड जो स्टेप है बेटा, दैट स्टेप इज आल्सो अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन सम ऑर्गेनिज्म एंड इन सम ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए इसको डीपली हम देखते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पहली प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और टोटल कितनी होगी? एटीपी 2। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक ग्लूकोज से एक पायरुविक एसिड जब बनता है तो यहाँ समझो कि यहाँ पर एक एटीपी बनी, जब 2 पायरुविक एसिड मतलब प्रॉपर 2 बन गए तो यहाँ पर कितनी? 2 एटीपी। तो कंप्लीट ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो 2 एटीपी हमारी रिलीज होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो पायरुविक एसिड है in some organism will undergo alcoholic fermentation. What is fermentation? पहले यहाँ समझो, fermentation एक टाइप की अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी लार्ज स्केल पर कंडक्ट होती है, लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है कि वहां पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ एक जगह पर क्या कर रहे हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये जो जगह है इस जगह का नाम है फर्मेंटर। इस जगह का क्या नाम है? फर्मेंटर। और वहीं से ये नाम आया फर्मेंटेशन। एक ऐसा वेसल या एक ऐसा बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन, जहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइम पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और उस बर्तन को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर बोलते हैं। अब यही जो रेस्पिरेशन है, अगर ये रेस्पिरेशन क्या करने के लिए? अल्कोहल बनाने के लिए हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेगा? इथेनॉल बना लेगा। अब यहाँ पर देखो एक ही CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और इथेनॉल हमारा 2 कार्बन का। इट मींस एक ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है? यहाँ पर रिलीज हुई है। एंड ऑल्सो जब यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्रेक हो रही है, सो देयर इज अ नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। कोई भी एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हुई है। इट मींस कि यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने? Total molecule of ATP in the case of anaerobic respiration is 2 molecule of ATP। ये याद रखना। अब यही प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुविक एसिड बनता है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसी फर्मेंटर्स में अल्कोहल की जगह क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यही ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक एसिड बना। अब ये जो पायरुविक एसिड है, यहाँ पर इसका जो फेट है, फेट का मतलब कि अब ये क्या करना चाहता है? इथेनॉल नहीं बनाना चाहता। ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करके, उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ जो पायरुविक एसिड है ये भी 3 कार्बन का है, लैक्टिक एसिड ये भी 3 कार्बन का है। सो देयर इज अ नो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए मैंने रिएक्शन के स्टार्टिंग में बोला था, जरूरी नहीं है हर एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 की प्रोडक्शन हो। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब एंजाइम्स याद करने हैं तो और डीप हो जाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे यहाँ पर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो इतना आपको डीप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इन ह्यूमंस दिस इज कॉल्ड मसल अनएरिबॉयसिस। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जो हमने बड़े से बर्तन में की थी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की एक जगह पर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करने के लिए, अब यही लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है, फर्मेंटेशन नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि हमारी बॉडी में एक जगह पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम फर्मेंटेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमारी बॉडी में हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड या फिर मसल अनएरिबॉयसिस। ये रिएक्शन का नाम हम देते हैं। कोई आपसे पूछे क्या हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन होती है, बिल्कुल गलत कह देना, बिकॉज हम सिंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे फर्मेंटेशन में? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। चलो हम ह्यूमंस में देखते हैं, क्या देखने वाले? मसल अनएरिबॉयसिस। मसल से ही नाम आ रहा है कि यहाँ पर मसल के अंदर होगी। कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जहां से क्रॉस करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऐसे जिनके पास इनवर्टिब्रेट्स या कुछ फॉर्म्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, उनके अंदर भी मसल अनएरिबॉयसिस देखने को मिलती है।
तो मसल में होती है, कौन सी मसल में होती है? स्केलेटल मसल्स के अंदर कंडक्ट होती है। अब आपको पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द मसल्स, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो ये जो मसल अनएरिबॉइसिस है, किसके अंदर कंडक्ट होती है? स्केलेटल मसल्स के अंदर कंडक्ट होती है। अब रीजन क्या है, स्केलेटल मसल्स में ऐसा क्या चेंज आया जो बाकी मसल्स में नहीं देखा गया? जब भी हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस का मतलब बहुत ज्यादा हमारी लिम्स या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंडक्ट करवा रहे हैं। अब बॉडी की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इतनी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसको ऐसे समझो, अगर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बढ़ जाए या हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट मींस हमारी बॉडी को उस एक्सरसाइज को करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उतना ज्यादा हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए अगर हम खुद को एरोबिक मानते हैं, तो एरोबिक मानने का मतलब क्या है? हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड होगी। अगर बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन करना है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, पर इतनी ऑक्सीजन हमारी लंग्स जो है वो हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचा नहीं पाती है। ऐसे केसेस में जब हमारी लंग्स के पास इनफ ऑक्सीजन देने को ना हो, किसको देने को ना हो? ऐसी स्केलेटल मसल्स को जो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा वर्क कर रही है और उनके पास इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, उस केस में क्या होता है? हिंडर हो जाता है। क्या हिंडर? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो उस केस में व्हाट विल हैपन, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाकर पड़ा हुआ था हमारी सेल्स के पास, वो अब CO2 और H2O में कन्वर्ट ना होकर किस में बदल जाएगा? लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। अब जो ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड हमारी जिस जिस स्केलेटल मसल में प्रोड्यूस हुआ है, वेरी पेनफुल एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का, क्रैम्प्स एंड मसल पेन, ये कोज करवाता है क्रैम्प्स और मसल पेन को। पर जैसे ही वो जो पर्सन है वो थोड़ा सा रिलैक्स होएगा, थोड़ा बैठेगा और अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, लेटर व्हेन वी रिलैक्स मसल स्टार्ट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। अब उसके पास ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हो गई है, यही ऑक्सीजन लेकर वो लैक्टिक एसिड को फिर से कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देगी इनटू CO2 एंड वाटर। अब यहाँ पर एग्जांपल है ये बेटा आपके अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस किस के अंदर कंडक्ट होती है? दैट इज इन योर यीस्ट, बैक्टीरिया एंड सम अमाउंट ऑफ योर फंजाई। अब यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा ये, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पुट अप हुए हैं। देखो, ग्लूकोज है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है और क्या बना देता है? पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। अब जो ये पायरुविक एसिड है, ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सेकंड, आपको यहाँ पर क्या लर्न करना था? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। थर्ड क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुविक एसिड बनाता है? 2 पायरुविक एसिड बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जो प्रोसेस है, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस जो कि कॉमन है किसके अंदर? बोथ एरोबिक और अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, जैसे ही पायरुवेट बन गया, हर एक ऑर्गेनिज्म में इस पायरुवेट की ब्रेकडाउन अलग अलग है। अगर हम ईस्ट की बात करें, यहाँ पर ईस्ट हमें पता है कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं करता। अब जो ये ईस्ट है, इसने कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, तो क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी? नहीं, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिसके अंदर किसकी प्रोडक्शन हुई है? इथेनॉल की प्रोडक्शन हुई है। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल, ये भी याद रखना। और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज कर देगा। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। और ये भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स किसके हैं? आपके ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना था। उसके बाद मसल्स के केस में ये लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये भी एनर्जी कितनी है? 2 ATP जो हमारी रिलीज हुई थी एट द टाइम ऑफ पायरुवेट फॉर्मेशन। फिर इसमें तो हमने पढ़ा कि लेटर ऑन ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, तो ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट है, ये कहाँ ट्रेवल करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो अपर जो दोनों रिएक्शन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है साइटोप्लाज्म में, ये भी याद रखना। जो हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो कहाँ कंप्लीट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अगर हम यहाँ टोटल एनर्जी देखें तो 36 या फिर 38 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है ग्लाइकोलिसिस के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। कॉमन प्रोसेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक में होती है। 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन का मतलब कि ग्लाइकोलिसिस ऐसा नहीं है कि ये ग्लूकोज है और ये बन गई पायरुविक एसिड में। ये जो पायरुविक एसिड बनाने में भी इसने 10 अलग अलग स्टेप फॉलो किए हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन। हर एक स्टेप में एक एंजाइम यूज हुआ है, दूसरे स्टेप में फिर एंजाइम, तीसरे में ऐसे ऐसे करके जब 10 स्टेप आया, जब जाकर हमारा क्या बना? पायरुवेट बना। और यही पायरुवेट हम आगे जाकर क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये एक तरह की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस हमारी कंप्लीट नहीं, अगर आपको याद हो क्रैब्स साइकिल ने हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करी थी, ग्लाइकोलिसिस में नहीं करी थी। ऐसे कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन के
कंडक्ट करने के लिए भी हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक आता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब फैसिलिटी, आप इसको याद रखो, फैकल का मतलब फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब कि ऑक्सीजन मिल जाए तब भी ये क्या कर लेगा, रेस्पिरेशन कर लेगा, अगर ऑक्सीजन ना मिले तब भी ये क्या कर लेगा, रेस्पिरेशन कर लेगा। पर इसका फेवरेट इन्वायरमेंट कौन सा है, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हमने फैकल्टेटिव के आगे क्या लगाया, एनाएरोब, कि इसका फेवरेट इन्वायरमेंट तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी है, पर किसी कंडीशन की वजह से इसके पास ऑक्सीजन आ भी जाए तब भी ये क्या कर लेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेट एनाएरोब। ऑब्लिगेट का मतलब ऑब्लिगेशन लगा दी, नहीं मैं कोई और रेस्पिरेशन नहीं करूंगा, इट इज परफेक्टली डन द रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। अब डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये आप कर लेना, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखो, कोई एक्टिविटी गिवन है, उन्होंने आपको क्या बोला, एंड दिस इज अ वेरी फेमस एक्टिविटी जो बहुत बार बोर्ड्स में पूछी गई है, और ये एक हिडन एक्टिविटी है जो एक बार ही बोर्ड में आई है पर अभी आने वाले में आ सकती है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेस्पिरेशन जो है, इन्होंने पूछा हमसे कि एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन कंडक्ट हुई तो रेस्पिरेशन करते दौरान कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज हुई, CO2 रिलीज हो रही है। अब आप प्रूव करो कि हम जो ब्रीथिंग आउट करते हैं, सबको पता है हमारी एयर में CO2 है, जो हमारी बॉडी की सेल्स ने CO2 प्रोड्यूस करी, जब हम एयर क्या करते हैं, एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब बाहर निकालते हैं हवा को हमारी लंग से, तो वो क्या होती है, हमारी CO2 रिच होती है। अगर हमारी एयर से CO2 बाहर आ रही है, जो हमने एयर बाहर थ्रो किया उसके अंदर CO2 है, आप उसको प्रूव करो। तो इन्होंने क्या बोला कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर लाइम वाटर लिया, ऐसी एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसमें भी हमने लाइम वाटर लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में तो हम नॉर्मल हमने पिचकारी का यूज करके एयर को क्या किया, ब्लो किया इसके अंदर, पर यहाँ पर हमने क्या किया, हमारी माउथ से एक ट्यूब के थ्रू क्या किया, एयर को ब्लो किया। व्हाट विल हैपन, एक कॉमन सी रिएक्शन है, जब भी लाइम वाटर किसके कांटेक्ट में आता है, CO2 के कांटेक्ट में आता है, जो तो उस लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की कलर हो जाता है। तो वही यहाँ पर देखा गया कि ह्यूमन जहां टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लो कर रहा था अपनी एयर को, ये जो बी टेस्ट ट्यूब है, इसका जो लाइम वाटर का कलर है वो क्या हो गया है, मिल्की हो गया, और यहाँ पर नो चेंज इन कलर, जिससे प्रूव हो गया कि जो हमारी ब्रेथ आउट सिचुएशन है, उस ब्रेथ आउट सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या रिलीज करवाती है, CO2 रिलीज करवाती है। यहीं पर नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये बताता है, ये प्रूव करवाता है कि अनएरोबिक रिएक्शन में भी CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। तो अनएरोबिक में CO2 रिलीज हमने किस केस में देखा था, इथेनॉल प्रोडक्शन में देखा था, और कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको कंडक्ट करवा रहा था, ईस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी 2 टेस्ट ट्यूब ली, पर यहाँ दोनों में लाइम वाटर नहीं लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, साथ में ईस्ट को डाल दिया। ईस्ट को जैसे ही हमने फूड प्रोवाइड किया, शुगर सॉल्यूशन क्या एक फूड है, तो ईस्ट इसकी ब्रेकडाउन क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर पहले हम सेटअप को समझते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक कॉर्क प्लग लगाया। ये जो कॉर्क प्लग है, ऐसा प्लग था जो मिड से क्या था, एम्प्टी था, मतलब एक पैसेज था, इसी पैसेज से हमने एक ग्लास की इन्वर्टेड ट्यूब को क्या कर दिया, फिट कर दिया। सिमिलर हैपन विद द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ऑल्सो, इसमें भी हमने एक कॉर्क फिट किया, और ऑल्सो उसके अंदर एक क्या था, गैप था, उस गैप के थ्रू हमने इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब जैसे हमने इसको एडजस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब 2 में हमने लाइम वाटर लिया, और टेस्ट ट्यूब 1 में शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट लिया। ईस्ट जैसे ही शुगर सॉल्यूशन को रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करते ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल प्लस CO2। ये जो CO2 है वो यहाँ से ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करके कहाँ आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब B में आ जाएगी, और ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान देना, बोर्ड्स में अगर लिखा हो कि प्रूव हाउ द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस CO2, तो आपको ये लिखना है। अगर अनएरोबिक का पूछा जाए एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखना है। तो यहीं से हम करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अब जो ये रेस्पिरेशन है, इट इज अ फर्स्ट प्रोसेस जो हमने फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था। अभी तक हमने केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को देखा है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ये जो फिजिकल प्रोसेस जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ये किस तरह से कंडक्ट हो रही है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि समझ में आ गया है जो भी हमने पढ़ा है अब तक। तो ये जो हमारी प्रोसेसेस है, इस प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करो बेटा क्वेश्चंस की, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।